गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अब्दुल रज़्ज़ाक, गुरनाह, लुईस ग्लुक, पीटर हैंडका या डगलस स्टुअर्ट। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। और इनके बारे में देखा जाए तो तंजानिया के लेखक हैं ये। अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जो उपनिवेशवाद का जो प्रभाव है उसके बारे में इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के सामने रखा। और साथ ही साथ फ्रेंड, इनके बारे में कहा जाता है कि ये चूँकि एक खुद ही शरणार्थी थे, शरणार्थियों से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, शरणार्थियों को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इन्होंने उस पर बेसिकली अपने लेख को लिखा था। और इन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अड़िग और जो करुणा में लेखनी इन्होंने लिखी, इससे दुनिया के दिलों में इन शरणार्थियों के प्रति प्रेम पैदा किया। और साथ ही साथ लोगों के सामने अपनी लेखनी के माध्यम से इस बात को रखने की कोशिश किया कि किस तरीके से शरणार्थियों को उनके जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि बात करें अब्दुल रज़्ज़ाक, ये स्वयं भी शरणार्थी थे। इन्होंने ब्रिटेन में शरण लिया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने वहाँ से लेखन के माध्यम से अपनी बातों को रखना शुरू किया गया और धीरे धीरे आज वो इस मुकाम पे हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार उनके साहित्य के लिए उनको प्रदान किया जा रहा है। बात करें 1994 में अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को उनकी पुस्तक पैराडाइज 9 को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं उनको एक तरफ लिस्ट में लिखते चाहिए, नाम लिखिए, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है, ये चीज़ आप याद करते हुए चलिए। एग्जाम में यहाँ से जरूर चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे विश्वसनीय पासपोर्ट किस देश का है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो जापान का पासपोर्ट है वो काफ़ी देशों के द्वारा एक तरीके से स्वीकृत है और बिना वीज़ा के ही जो जापान का पासपोर्ट है वो कई देशों में यहाँ के लोग कई देशों की यात्राएं कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में देखें। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची में जापान और सिंगापुर पहली रैंक है। तो देखा जाए, इस जो लिस्ट निकाली गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ये एक तरीके से एक पैमाना, इस लिस्ट का पैमाना बनाया गया कि जो वीज़ा फ्री यात्रा को लेकर के बनाया गया है, यानी कि वीज़ा फ्री, बिना वीज़ा के ही आप यहाँ के इन देशों के पासपोर्ट को लेकर के ज़्यादातर देशों की यात्राएं कर सकते हैं। यानी कि किसी देश का जो नागरिक है, यानी कि जो जापान और सिंगापुर के जो नागरिक हैं, वो दुनिया के कितने देशों के वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। चूँकि इन दो देशों के जो यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा कई देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं, इसीलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी विश्वसनीय इनका पासपोर्ट है। ठीक है, तो वहीं भारत की रैंक देखिए, पिछले साल से 6 स्थान फिसल करके 90 हो गई है। बहुत ही सोचने वाली बात है। देखा जाए तो पिछली बार 84 थी, इस बार 90 हो गई है। वहीं देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 विभिन्न पासपोर्ट के वीज़ा मुक्त पहुंच की तुलना 227 यात्रा गंतव्य ट्रैवल डेस्टिनेशन से करता है। ठीक है, कि बिना वीज़ा फ्री, वही वीज़ा फ्री यात्रा है आप कितने देशों की कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम देशों की वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है वो काफ़ी विश्वसनीय है। लोगों के, दुनिया की नज़र में ये देश जो है वो काफ़ी विश्वसनीय है। और यही देखें तो ये जो आंकड़े हैं, यह आंकड़े जो ये रैंकिंग है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार के आंकड़ों के सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे देख लीजिए, जो सूचकांक में जो शीर्ष देश है, टॉप पे देखा जाए रैंक 1 में जापान और सिंगापुर है। वहीं रैंक दूसरे पे देखा जाए तो जर्मनी और कोरिया है, दक्षिण कोरिया। जो सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट, यानी कि जिनको बहुत ही कम देशों में जाने की अनुमति होती है, अविश्वसनीय पासपोर्ट जिन देशों का है, उसमें देखिए अफगानिस्तान सबसे नीचे पायदान पे है और उसके बाद देखा जाए इराक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा अच्छे नागरिक गुड सेमेस्ट्रियन के लिए योजना शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, सड़क एवं
परिवहन मंत्रालय। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है जो अच्छे नागरिकों के लिए योजना शुरू की गई है वो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में देखें तो अच्छे नागरिकों गुड सेमेस्ट्रियन योजना देखा जाए तो इस योजना की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई, हाल ही में शुरू किया गया है। और इस योजना को देखिए प्रभावी कब किया जाएगा, 15 अक्टूबर 2021 की योजना प्रभावी होगी जो कि 2026 तक इस योजना का अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, योजना की शुरुआत जो हुई है 4 अक्टूबर 2021 से हुई है। अच्छे नागरिक योजना जो प्रभावी होगी 15 अक्टूबर से होगी 2021 से और ये 2026 तक चलेगी। योजना है तो योजना का कुछ उद्देश्य होगा, देखा जाए इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को सुनहरे घंटे यानी कि गोल्डन आवर जो कि दुर्घटना के बाद 1 घंटे का समयावधि के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अच्छा नागरिक वो है जो अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो गई है, सड़क पे हादसा हो गया है, उस व्यक्ति को सुनहरे घंटे जो कि गोल्डन आवर होता है, वो गोल्डन आवर क्या हो जाए, दुर्घटना घटने के 1 घंटे के भीतर का समय होता है। उस दौरान वो व्यक्ति जो है वो नागरिक उसको ले जाएगा अस्पताल और उसकी जो जान बचाएगा, जिसके वजह से ये मंत्रालय जो है उसको पुरस्कृत करेगा 5,000 नगद पुरस्कार। वही है अच्छा नागरिक योजना। ठीक है, ये चीज़ आपको यही है योजना का मुख्य उद्देश्य। तो अच्छा नागरिक योजना सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ योजना चालू की गई है जो कि प्रभावी 15 अक्टूबर से होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग इस मंत्रालय की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही कुथरिन सुरंग किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, उत्तराखंड। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केरल में थी ये कुथरिंग सुरंग। देखा जाए इसके बारे में तो कुथरिंग सुरंग केरल के त्रिशूर जिले में त्रिशूर पलक्कड़ राजमार्ग जो कि NH 544 पर अवस्थित है। ठीक है, कुथरिंग सुरंग कहाँ पे है, केरल के त्रिशूर जिले में है। त्रिशूर पलक्कड़ राजमार्ग जो कि NH 544। हाल ही में इसके 2 टनल में से एक टनल को आवागमन के लिए खोल दिया गया है जो कुथरिंग सुरंग केरल राज्य का पहला सड़क टनल हो गया। ये टनल 2 टनल थे, इसको एक टनल को लिए खोल दिया गया आवागमन के लिए, एक तरीके से सड़क टनल हो गया है। तो केरल राज्य का पहला जो सड़क टनल है वो है आपका कुथरिंग सुरंग। ठीक है, कहाँ पे है, NH 544 पर अवस्थित है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा एयर इंडिया के निजीकरण के लिए हुई बिडिंग जिसको हम बोली कहते हैं, बोली लगाई सरकार ने, में किस कंपनी को एयर इंडिया का स्वामित्व प्राप्त हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा बोली किस कंपनी ने लगाई और उसके बाद उसको स्वामित्व प्राप्त हुआ। रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, स्पाइस जेट। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप, यानी कि घर को वापसी। टाटा ग्रुप ने ही रिलायंस इंडिया को, अरे आपका देखा जाए एयर इंडिया को स्थापित किया था। उसके बाद पुनः इसका जब निजीकरण हो गया था उसके बाद ये इसका देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इसको ले लिया था। फिर उसके बाद अब ये पुनः जो है ये टाटा ग्रुप को वापस मिला है। और इसमें देखा जाए तो टाटा सन्स ने एयर इंडिया में सरकार की 100% हिस्सेदारी के लिए 180 मिलियन की बोली लगाई, जिसके साथ ही टाटा ग्रुप को एयर इंडिया का स्वामित्व प्राप्त हो गया। ठीक है, ये सार्वजनिक कर दिया गया था फ्रेंड, आज़ादी के बाद इसको सार्वजनिक कर दिया गया था। अब इसके बाद देखा जाए तो इसका फिर से निजीकरण हुआ है। ये टाटा समूह के द्वारा जो स्थापित था, जो कि 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की गई थी। जहांगीर रतन जी दादा भोई टाटा, जिसे हम JRD के नाम से जानते हैं, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था 32 में। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा जाए तो आज़ादी के बाद उड्डयन क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बाद यह सरकार का नियंत्रण अधीन आ गया था। इसका भी क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसको, एयर इंडिया को। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। फ्रेंड ये प्रश्न जो है ये PT प्लस मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भू जल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण प्रारंभ किया है, एक तरीके से हेली यानी कि हेलीकॉप्टर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वानिकी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। और इसके बारे में देखें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद आता है के द्वारा विकसित भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण जो है प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद बेस्ड है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। ये किसके अंतर्गत है? वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित की गई थी। एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है जो कि हैदराबाद बेस्ड है। इसी के द्वारा ये हेली जनित सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है, जो कि देखा जाए एक तरीके से इसमें जो भूजल है उसको देखने के लिए, उसका सर्वेक्षण करने के लिए। तो हेली जनित भूवैज्ञानिक मानचित्रण तकनीकी से जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उपसतह के उच्च विभेदन त्रिआयामी चित्र जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा 3D जो है 3D चित्र प्राप्त होंगे। कितने? जो जमीन के नीचे देखा जाए 500 मीटर की गहराई तक। और इसके बारे में देखें तो इस परियोजना का उद्देश्य देश की पानी के जो कमी वाले जो शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संभावित भूजल स्रोतों और उसके प्रबंधन का मानचित्रण करना। एक तरीके से जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इस संभावनाओं को देखना कि किसी क्षेत्र में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे संभावित भूजल का स्रोत है। तो इन चित्रण के माध्यम से ये जो सर्वेक्षण है वो 3D एक चित्र खींचेगा जमीन के 500 मीटर की गहराई तक, फिर देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई स्रोत है भूजल का। अगर है तो फिर उस पर कार्य किया जाएगा इन सूखाग्रसित क्षेत्रों को पानी की सुविधा देने के लिए। और जैसा कि ये राजस्थान के ये जो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहीं पे जल प्रबंधन के लिए इसकी जो शुरुआत भी की है राजस्थान से ही। तो इस सर्वेक्षण के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें देखा जाए तो जोधपुर जो राजस्थान में है से उसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसके तहत और क्या किया जाएगा कार्य? इस परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय भूजल मानचित्रण परियोजना, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट, ये जलभृत मानचित्रण परियोजनाओं के एक भाग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का सहयोग लिया गया है। तो इसको लागू करने के लिए किसका सहयोग लिया गया है? राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण परियोजना के एक भाग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय का सहयोग लिया गया है। ये देखिए, एक्वीफर जो होती है ना, जो चट्टानों के बीच में जो पानी वगैरह दबे रहते हैं उनकी मैपिंग करना। तो इस योजना का पूरा ओवरऑल बात करें तो जो पानी की कमी वाले जो क्षेत्र हैं उनके यहाँ जल के स्तर को सुधारने के लिए एक तरीके की ये योजना है, और वहाँ का जल स्तर सुधरे ये योजना काफ़ी वहाँ पे मददगार साबित हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ये जो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहाँ से किया है? राजस्थान के जोधपुर से किया है। तो जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं भारत में वहाँ पर शुरुआत की जा रही, लेकिन सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर से इसकी शुरुआत की गई है जल प्रबंधन के लिए वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपड़ा उद्योग, मत्स्य उद्योग, कृषि उद्योग, रेल क्षेत्र। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कपड़ा उद्योग से संबंधित है प्रधानमंत्री मित्रा योजना। इसके बारे में देखें तो प्रधानमंत्री मित्रा योजना कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल से संबंधित है। देखिए, ऐसे प्रश्न ना कभी कभी अगर हमें नहीं आता, लेकिन अगर हमें फुल फॉर्म पता है जैसे मित्रा का, तो हम ऐसे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अगर फुल फॉर्म नहीं पता है और आपको योजना भी नहीं पता है तो फिर तुक्केबाजी में अक्सर ये गलत हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम फुल फॉर्म के माध्यम से डील कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से पता है तो अलग बात है। तो कपड़ा उद्योग से संबंधित है, और प्रधानमंत्री मित्रा योजना कपड़ा उद्योग टेक्सटाइल से संबंधित योजना है। और इसका पूरा नाम देखिए, प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना है। इस योजना के तहत देखा जाए तो ये मित्रा योजना की जो बजट 2021 था, 2021-22 में भी चर्चा किया गया था, जिसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल कपड़ा पार्क स्थापित करने पर विचार प्रस्तुत किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। और फ्रेंड, ये जो योजना है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री के जो 5F, अगर आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो प्रधानमंत्री का एक विज़न है जिसको हम 5F के नाम से जानते हैं। 5F विज़न क्या है? फ्रॉम द फाइबर, ठीक है, फ्रॉम टू फाइबर टू फैक्ट्री, ठीक है, फाइबर से फैक्ट्री, धागे से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फ्रॉम फैशन से क्या हो जाएगा? फॉरेन। ठीक है, तो ये क्या होगा? फ्रॉम टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये है
प्रधानमंत्री का 5F विजन और इसी के तहत ये योजना को स्थापित किया गया है, प्रधानमंत्री मित्रा योजना, जिसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित किया जाएगा। और इन टेक्सटाइल पार्कों की बात करें फ्रेंड, तो इस टेक्सटाइल पार्कों के अधीन जो होगा वो एक ही जगह पे एक पार्क बनाया जाएगा, मतलब एक स्पेस बनाया जाएगा, एक प्लेस बनाया जाएगा जिसके जगह एक ही जगह पे देखेंगे तो स्पाइनिंग होगा, बुनाई होगा, प्रोसेसिंग होगा, डाइनिंग और प्रिंटिंग से लेकर के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का कार्य एक ही जगह से होगा। इससे जो आपकी लागत है, परिवहन लागत, ये सारी चीज़ें भी बहुत कम हो जाएंगी। कपड़े की जो लागत इतनी महंगी आती है वो भी कम हो जाएगा। उद्योग जब स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इससे ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस बार इन सारी योजनाओं को जो बजट में जब चर्चा की जाती है तो वो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपने मेंस के एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए पीटी प्लस मेंस, क्योंकि रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये पीटी। रिपोर्ट में क्या क्या बातें की गई हैं ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 है कि द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? WWF, यूनेप, JPCC यानी कि यहाँ पे, और WMO फ्रेंड क्या है? ये है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यही आपका आंसर है। WMO के द्वारा द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। और इसके बारे में देखें तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 WMO यानी कि विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, जिस रिपोर्ट को 2021 का संस्करण जो था वो जल पर केंद्रित था। यानी कि देखिए अभी ये 5 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की, और ये जो रिपोर्ट थी उसका शीर्षक देखिए क्या था, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 वाटर। ठीक है, ये इसका पूरा शीर्षक था। यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से पानी पर केंद्रित है। यानी कि इस रिपोर्ट में, इसमें जो विश्व में जो क्लाइमेट के साथ ही जो पानी और जो जल प्रदूषण के बारे में ये सारी जानकारी जो है इस रिपोर्ट में बताई गई कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किस तरीके से पानी को, किस तरीके से जल प्रदूषण को बढ़ा रहा है, किस तरीके से पानी की समस्या को बढ़ा रहा है क्षेत्र में। ये वो रिपोर्ट जो है वो उजागर कर रही है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड रिपोर्ट है। इसका जो शीर्षक क्या है वो जल है। इसके बारे में देखें तो WMO की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि जलवायु सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जलवायु संवेदनशील सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अनुकूल संबंधित आवश्यकताओं का आकलन है। क्योंकि ये तो हमने समाधान देख लिया। इस रिपोर्ट में फ्रेंड कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जैसे कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो किस तरीके से बाढ़ प्लस सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरों को बढ़ा रहा है। जैसा कि अभी आप देखिए, अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में देखिए, जैसे कि पूर्वांचल के कुछ जिले काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित है, जिसमें से आप बात करें गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। अक्टूबर जैसे महीनों में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं बाढ़ हो रहा है तो कहीं सूखा। इस रिपोर्ट में अफ्रीका जैसे देशों को मेंशन किया गया है कि वहाँ पे सूखे की वजह से कितने लाखों लोगों की जानें गई हैं। ठीक है, वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो पानी की कमी से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पानी की कमी कहीं इतनी ज़्यादा हो रही है और ये संख्या लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया, इस रिपोर्ट में 2018 का इन्होंने आधार बनाया और बताया कि 2018 में दुनिया भर के 3.6 बिलियन लोग, ठीक है, दुनिया भर में जो 2018 का इन्होंने रिपोर्ट दिया, डेटा दिया कि 2018 में 3.6 बिलियन लोगों के पास प्रति वर्ष में देखिए 12 महीने होता है, प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पानी की अपर्याप्तता थी। यानी कि मतलब 12 महीने में मात्र उनको 11 महीने पानी प्राप्त होता था और 1 महीने तक उनको पानी की आपूर्ति नहीं होती थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से अपर्याप्त पानी उनके पास हुआ करता था। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी बताया है कि ये संख्या जो है वो घटने वाली नहीं है, बल्कि 2050 में ये संख्या जो है वो 5 अरब तक पहुंच जाएगी, जिसको पानी की अपर्याप्तता होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये सब आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं और ये समाधान आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा किस जड़ी बूटी के उपयोग के संबंध में परामर्श जारी किया गया है? हल्दी, ब्राह्मी, गुडुचि, गिलोय जिसे कहते हैं अश्वगंधा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। गुडुचि जो है, गिलोय जो है, उससे संबंधित आयुष मंत्रालय के द्वारा परामर्श जो है वो जारी किया गया है। इसमें देखें तो आयुष मंत्रालय के द्वारा गुडुचि, गिलोय जड़ी बूटी के उपयोग के संबंध में एक परामर्श जारी किया गया और उसमें क्या बताया गया है? मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा है कि गुडुचि सुरक्षा के लिए लिहाज से सुरक्षित है, लेकिन
इसके समान दिखने वाला पौधा जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टीनोस्पोरा क्रिप्सा। टीनोस्पोरा क्रिप्सा का उपयोग हानिकारक हो सकता है। देखिए ये जो गिलोय के समान एक पौधा दिखता है जिसका नाम है टीनोस्पोरा क्रिप्सा का सेवन नहीं करें, वो काफ़ी हानिकारक है। गिलोय जो है जिसे हम गुडुच्ची कहते हैं वो काफ़ी सुरक्षित है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो बिल्कुल ही सुरक्षित है। तो इसको लेकर के आयुष मंत्रालय के द्वारा परामर्श जारी किया गया है। लास्ट प्रश्न है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरला में मुल्ला पेरियार बांध जो है वो स्थित है। देखिए ये सारी पेरियार नदी भी है ना वहाँ पे, तो आप वहाँ के ऐसे चीज़ों को, अगर आपको नदी के बारे में थोड़ा जानकारी होती तो आप लगा देते आंसर। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इदुक्की जिले में मुल्लायार व पेरियार नदी के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मुल्ला पेरियार बांध है, क्योंकि दो नदियों के संगम जिसका नाम है एक मुल्लायार और दूसरा पेरियार। ये 125 वर्ष पुराना बांध है और देखा जाए तो केरला के साथ साथ ये तमिलनाडु के 5 जिलों को पेयजल सुविधा प्रदान करता है। तो एक तरीके से ये जो बांध है वो 2 राज्यों को सुविधा दे रहा है पानी की, जिसमें आप देखेंगे केरल तो है ही, केरल में है ही, साथ ही तमिलनाडु जो उसका पड़ोसी राज्य है वहाँ पे ये 5 जिलों को पेयजल की सुविधा दे रहा है। और अभी इन दोनों के बीच में कुछ विवाद भी इस बात को लेकर हुआ था, जिसको लेकर कि ये बांध जो है चर्चा में रहा है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मुल्ला पेरियार बांध पर्यवेक्षक समिति को बांध की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर निर्देश जारी करने का आदेश दिया है, क्योंकि शायद तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के लोगों मतलब बोला है कि जो बांध का निर्माण कार्य है कुछ उसमें ऐसी कमियां हैं जिससे वो असुरक्षित है, जिसको लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात बोली है कि मुल्ला पेरियार बांध के पर्यवेक्षक समिति को बांध की सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको उसमें दिशा निर्देश जारी करें। आज आपका जो वर्क है आपसे पूछे WMO के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो ये संस्थाएं हैं WMO उनसे संबंधित संस्था के बारे में मुझे बताएंगे कि आपका सिर्फ आज का यही वर्क है, चूँकि संडे है। आज आपका काफ़ी लोग, आज UPSC का एग्ज़ाम भी है, जो लोग UPSC का एग्ज़ाम देने गए होंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। चूँकि सुबह है वो मुझे मेरी बात को नहीं मतलब मेरे मैसेज को नहीं, मेरे विशेष को नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट उनके लिए, और ईश्वर उनको जल्द मतलब ईश्वर उनका पेपर जो है एग्ज़ाम अच्छा कराए। बाकी आप मुझे WMO के बारे में बताएंगे, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे। अब हम करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। पहला फैक्ट्स है कि भारत का पहला मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है किसने? असम में लॉन्च किया गया है फिश वाले ऐप। ये मछली बाजार है और ये भारत का पहला मछली बाजार फिश वाला है जो कि असम में लॉन्च किया गया है। पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता किसने? युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है निशानेबाजी में, राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। युवा भारतीय निशानेबाज हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने, सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम, एक तरीके से ये जागरूकता कार्यक्रम है, किस राज्य के द्वारा चलाया गया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण में राक्षस राज रावण की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हो गया, अभिनेता अरविंद त्रिवेदी। जो आप लोगों ने रामायण देखा होगा, ठीक है, 90s वाला, तो उसमें जो इन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी जिनका नाम था अरविंद त्रिवेदी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो ये कुछ ऐसी प्रमुख हस्तियां होती हैं जहाँ से संभावित प्रश्न बनते हैं। विश्व कपास दिवस फ्रेंड 7 अक्टूबर को मनाया गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं एरिक ब्रेगेजा को बनाया गया है। बहरीन को निर्यात की गई GI टैग मिठाई महिदाना जो संबंधित है वो पश्चिमी बंगाल के वर्धमान। तो ध्यान रखिएगा ये मिठाई है जिसका नाम है मिहिदाना। ये मिठाई का GI टैग प्राप्त है और ये मिठाई जो है पश्चिम बंगाल के वर्धमान से संबंधित है और इसको बहरीन में भी इसका निर्यात किया गया है, इसलिए चर्चा में है। पोर्टे डी फेरा जो हाल ही में क्षतिग्रस्त हो गया है, ये कहाँ स्थित है? रोम, इटली में, ठीक है। पोर्टे डी फेरा, इसमें आग लग गई है और ये क्षतिग्रस्त हो गया है, ये रोम में स्थित है। नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
NARCL के MD बने हैं PM नायर। देखिए हम लोगों ने कल ही ये बात किया था, ये बेड बैंक है, पहला बेड बैंक जिसको RBI के द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया है, बेड बैंक है ये, जो बेड एसेट्स को, बैंक के बेड एसेट्स को क्या करेगा, गुड एसेट्स में कन्वर्ट करेगा। और ये जो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको RBI के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, और उसके जो MD बने हैं वो PM नायर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स, वह देश जिसने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगों का अनावरण किया है वो क्या है? जर्मनी ने किया है। यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगों का अनावरण जर्मनी ने किया है। अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है, जो संबंधित है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग का सफ़ेद प्याज उगती है और उसे GI टैग मिला है। तो अलीबाग जो है, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, वहाँ के सफ़ेद प्याज को अभी हाल ही में GI टैग मिला। जितना भी GI टैग है फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग प्रश्न आ सकता है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है, और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, सी ब्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी, वो बनी सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 ये जीता है इन्होंने, ये पहली भारतीय अमेरिकी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सैनी बनी है। विश्व निवेशक सप्ताह जो मनाया गया है वो 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक मनाया है। ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें हमारा सबसे पहला स्पेशल है कि मनरेगा श्रमिकों के मानदेय वृद्धि करने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई? कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया मनरेगा श्रमिकों के मानदेय वृद्धि करने की घोषणा। 24 मार्च 2021 को ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई? वाराणसी। देखिए ये डेट आपको पता होना चाहिए, डेट भी पूछता है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी है कि 24 अक्टूबर 2021 को ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से? वाराणसी से हुई है। प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए, कौन? मुकुल गोयल। ठीक है, गोयल, मुकुल गोयल जो है वो प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है प्रदेश के जिले जिन्हें केन बेतवा लिंक परियोजना समझौता के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, ये 4 जिले हैं, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। देखिए अभी हम लोगों ने कल ही चर्चा किया था केन बेतवा लिंक के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है नदी के बीच में है, केन बेतवा नदी। और यहीं देखें तो जो प्रदेश के जो 4 जिले हैं जो इस केन बेतवा लिंक परियोजना से जो सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेंगे वो हैं बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो किया गया है 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि प्रदेश की सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, वो 31 दिसंबर 2022 तक रखा है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा आज का करंट अफेयर। और फ्रेंड कल आपकी मॉर्निंग की क्लास ऑफ रहेगी करंट की, तो कल जो यानी कि 11 जो आपका देखें तो 11 अक्टूबर की जो न्यूज़ है वो हम 12 अक्टूबर को डिस्कस करेंगे। तो कल आपका मॉर्निंग का जो न्यूज़ है वो ऑफ रहेगा कल की क्लास। बाकी आपका जो मैराथन स्टार्ट हो रहा है उसकी क्लास स्टार्ट रहेगी, अब आपका रिवीजन सेशन भी स्टार्ट रहेगा। और बाकी कल हम डेली करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन है वो 11 अक्टूबर की जब 12 अक्टूबर को करेंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।